नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माई चैनल माई नॉलेज में। और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर हैं, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों, हमारे ईपीएफ मेंबर्स हैं, उनको सबसे बड़ा चैलेंज अपने पीएफ को विड्रॉ करने में ये आता है कि उनका जो फॉर्म नंबर 10C होता है, जो कि पेंशन के अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए होता है, वो ज़्यादातर ये देखा गया है कि रिजेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे अलग अलग तरह के रीजंस दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह का एक नया रीजन बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, जिसके थ्रू एक क्लेम जो किया गया था उसमें फॉर्म नंबर 10C को रिजेक्ट कर दिया गया है। और आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल नया रीजन है, आपको शायद इसके बारे में ना पता हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रीजन दिया जाता है और जो क्लेम रिजेक्ट किया जाता है वो क्यों किया जाता है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसके लिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे मैं आपको डिटेल में सारा कुछ समझाता हूं ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ आ सके। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं। और अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहां पे ईपीएफ का पासबुक वाला पोर्टल ऑलरेडी ओपन किया हुआ है और इसमें एक यूएन नंबर के जरिए लॉगिन भी किया हुआ है। तो दोस्तों, जिस ईपीएफ मेंबर का ये यूएन नंबर है उनको एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपने पीएफ को फुल एंड फाइनल विड्रॉ करने के लिए क्लेम किया था, यानी कि फॉर्म नंबर 19 और 10C को फिल किया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनका जो फॉर्म नंबर 19 है वो सेटल्ड कर दिया गया है, लेकिन फॉर्म नंबर 10C जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि उनका जो फॉर्म नंबर 10C है वो क्यों रिजेक्ट हुआ है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उसका रीजन जानेंगे कि 10C रिजेक्ट हुआ क्यों है। तो कभी भी आप अपने पीएफ क्लेम को चेक करना चाहते हैं कि आपका जो क्लेम है रिजेक्ट क्यों हुआ है, तो इसके लिए आपको अपने पासबुक वाले पोर्टल में आने के बाद सबसे पहले आपको उस पीएफ अकाउंट को, यानी कि मेंबर आईडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस पीएफ अकाउंट के थ्रू आपने क्लेम किया था। तो यहां पे देखेंगे तो आपको सिलेक्ट मेंबर आईडी का एक ऑप्शन मिल रहा है। इसके ठीक आगे आप क्लिक करके आप उस पीएफ अकाउंट को, यानी कि मेंबर आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ठीक नीचे आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा व्यू क्लेम स्टेटस का। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, क्लिक करते ही मेरे सामने क्लेम स्टेटस डिटेल जो है वो ओपन हो चुकी है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक फॉर्म यहां पे फॉर्म नंबर 19 फिल किया गया था, जिसका स्टेटस अगर आप देखेंगे तो यहां पे सेटल्ड है। और यहां पे एक और क्लेम किया गया था फॉर्म नंबर 10C का। अगर आप इसका स्टेटस देखेंगे तो ये रिजेक्टेड नजर आ रहा है। तो अब रीजन जानने के लिए अगर आप यहाँ पे रिमार्क्स में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया है। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर में रीजन में लिखा हुआ है फर्स्ट सबमिट NRS देन अप्लाई फॉर 10D क्लेम। और यहां पे सेकंड नंबर पे दिया हुआ है फोटोकॉपी ऑफ बैंक पासबुक नॉट अटेस्टेड बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, यानी कि यहां पे 2 रीजन दिए हुए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ईपीएफ मेंबर्स है वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर यहां पे 2 रीजन है तो एग्जैक्टली क्या रीजन है जिसकी वजह से इनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हुआ है। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपको अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे जाना पड़ेगा। और दोस्तों, यहां पे आने के बाद आप अपने यूएन नंबर और पासवर्ड के साथ इस पोर्टल में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए, क्योंकि हम अपने क्लेम के स्टेटस को जानना चाहते हैं कि वो रिजेक्ट हुआ है या सेटल्ड हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसका क्या रीजन है, तो इसके लिए आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन सर्विसेज का, जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे एक टैब मिलेगा। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक क्लेम स्टेटस का। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने यहां पे क्लेम स्टेटस ओपन हो जाएगा। अगर आप यहां पे फर्स्ट वाले में देखेंगे ऑनलाइन क्लेम स्टेटस में, तो यहां पे 2 क्लेम किए गए हैं, फॉर्म नंबर 10C और फॉर्म नंबर 19, जिसमें से फॉर्म नंबर 19 तो यहां पे सेटल नजर आ रहा है, लेकिन फॉर्म नंबर 10C यहां पे रिजेक्टेड नजर आ रहा है। और साथ में लिखा हुआ है फर्स्ट सबमिट NRS देन अप्लाई फॉर 10D क्लेम। तो दोस्तों, यहां पे जो एग्जैक्टली ये जो रिजेक्शन आई है वो इसी रीजन की वजह से आई है। यहां पे बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप NRS सबमिट करिए, उसके बाद आप फॉर्म नंबर 10D क्लेम करिए, यानी कि हमने जो अप्लाई किया था 10C किया था, ये हमें 10D क्लेम करने के लिए बोल रहा है। तो अब तो हमें पता लग गया कि ये हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट हुआ क्यों है। अब मैं आपको एग्जैक्टली रीजन बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है और आपको ऐसे में क्या करना चाहिए।
तो दोस्तों उसके लिए हम इस ईपीएफ मेंबर की जो है सर्विस हिस्ट्री चेक करेंगे। तो कभी भी आप सर्विस हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे एक टैब मिलेगा व्यू का। आप जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे सर्विस डिटेल्स ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों इस ईपीएफ मेंबर ने 2 कंपनी में जॉब करी है। सबसे पहली जो कंपनी है इसमें इन्होंने जो जॉब करी है वो 1/7/2008 से लेकर 31/7/2019 तक करी है। यानी कि अगर हम इसकी सर्विस हिस्ट्री को काउंट करें तो पूरे 11 साल इन्होंने पहली वाली कंपनी में जॉब करी है। उसके बाद इन्होंने 1/10/2019 को सेकंड कंपनी ज्वाइन करी और इस कंपनी में उन्होंने 1/8/2020 तक जॉब करी। यानी कि दोनों कंपनी में इन्होंने जॉब करी है और रिजाइन भी कर दिया है। तो सेकंड वाली कंपनी में अगर आप देखेंगे तो यहां पे सिर्फ 1 साल ही जॉब करी है, अराउंड 1 साल जॉब करी है। अगर हम टोटल सर्विस हिस्ट्री अगर यहां पे काउंट करें तो 11 साल पहली वाली कंपनी में और 1 साल सेकंड वाली कंपनी में, तो टोटल हो जाते हैं 12 साल। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ईपीएफओ रूल अगर आपकी सर्विस 9.5 साल या उससे ज्यादा हो जाती है तो आप मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहां पे अगर आप सर्विस हिस्ट्री देख रहे हैं इस पीएफ मेंबर की तो 11 से ऊपर यानी कि 12 साल की हो रही है दोनों कंपनी को मिला के। तो 12 साल की सर्विस हिस्ट्री में अब यहां पे क्या है कि ये जो पीएफ मेंबर है वो मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हो गया है। तो मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हुआ है तो इसके लिए इसको फॉर्म नंबर 10D फिल करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्म नंबर 10D ये कब अप्लाई कर पाएंगे, जब इनकी एज जो है वो 58 या 58 से ऊपर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर ये पीएफ मेंबर अगर अर्ली पेंशन भी स्टार्ट करना चाहता है तो ये 50 साल की एज में अर्ली पेंशन स्टार्ट करवा सकता है। लेकिन उसमें आपको जो पेंशन का अमाउंट मिलता है वो थोड़ा सा कम मिलता है। 58 ईयर में जो आपको पेंशन लगती है उससे थोड़ा सा अमाउंट कम होता है। तो आप अर्ली पेंशन भी लगा सकते हैं, ये ईपीएफ मेंबर भी लगा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिजेक्ट हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि ये जो ईपीएफ मेंबर है वो फोन नंबर 10C के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 10C के लिए एलिजिबल वही ईपीएफ मेंबर होता है जिसकी सर्विस 9.5 साल से कम है। इस ईपीएफ मेंबर की सर्विस 9.5 साल से ऊपर की हो चुकी है, यानी कि टोटल 12 साल की हो चुकी है, जिसकी वजह से ये मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल है। तो 10C इनका रिजेक्ट कर दिया गया है। इनको बोला जा रहा है कि आप 10D अप्लाई करिए क्योंकि आप मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर आपको भी इस तरह का रिजेक्शन रीजन आ रहा है अपने पेंशन के अमाउंट को विड्रॉ करने में, अगर आपने फॉर्म नंबर 10C फिल किया है तो आपको ये क्यों आ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।